तो चले बच्चों, अभी तक हमने एंजाइम में बहुत सारी बातें कर ली और आज समय आ गया है कि एंजाइम टॉपिक को फिनिश करें। ठीक है, और कल से स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। 2 दिन उसमें लगेगा, तब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। और आपको पता नहीं है कि मैं एंजाइम और ये बेसिक्स फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड में क्यों इतना समय दे रहा हूँ, आपको ये पता ही नहीं। यकीन मानिए आपका फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर छू मंतर जादू की तरह निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरी चैप्टर का बेस मैंने बना दिया इधर। ठीक है, पूरी चैप्टर का बेस। चलिए, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि अब तक हमने एंजाइम में क्या पढ़ा दिया। आज शाम में हम खत्म कर देंगे, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ा दिया इसको समझिए। क्या पढ़ा दिया अब तक हमने स्टार्टिंग में एंजाइम का हिस्टोरिकल पार्ट कवर किया। सबसे पहले कौन सा एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ, सबसे पहले कौन सा एंजाइम आइसोलेट हुआ, किसने किया, किस ऑर्गेनिज्म से किया। फिर इसी में आई डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम, एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आया बायोलॉजिकल स्टडी में, और उससे ऑरिजिन ऑफ लाइफ का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से बदल गया, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला राइबोजाइम की डिस्कवरी के लिए, और ये ऑरिजिन ऑफ लाइफ कंसेप्ट को सही तरीके से पेश करने के लिए। फिर इसके बाद स्टार्ट हुआ कि ये तो हिस्टोरिकल पार्ट हुआ एंजाइम का। फिर हमने कहा कि अब हम एंजाइम के कई सारे पॉइंट्स को एज ए जनरल पॉइंट बना के पढ़ते हैं। 5 पॉइंट हमने बनाया, हमने उसको डिटेल में स्टडी किया। पहला पॉइंट था कि एंजाइम जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और लार्ज में किस साइज के, तो कोलाइड साइज के होते हैं, जो मीडियम साइज सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल होता है। उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। इस दौरान मैंने आपको बताया हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, लिविंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला एंजाइम। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा प्रॉपर्टी कि एंजाइम प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। यहीं से कंसेप्ट निकल के आया, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। फिर बाद में इसको सही किया गया, 1 सिस्टोन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। फिर इसी से और एक कंसेप्ट निकल के आया, 1 एंजाइम 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक, या 1 जीन 1 मेटाबॉलिक ब्लॉक। एक जीन खराब होगा तो एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनेगा, तो एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे रुकेगा। हाँ, हो सकता है कि बाद में उससे रिलेटेड दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में भी डिस्टर्बेंस आए, इनडायरेक्टली आएगा। तो ये कंसेप्ट था 1 जीन 1 एंजाइम। इस तरीके से हमने दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। तीसरा था कि एंजाइम जो होता है कुछ चीजों के लिए बड़ा ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है। जैसे अपने सबस्ट्रेट के लिए बड़ा स्पेसिफिक होता है, टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक सेंसिटिविटी दिखाता है, पीएच के लिए दिखाता है। फिर हमने अगला पॉइंट लिया, चौथा पॉइंट, कि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और इसमें मैंने डिटेल चर्चा करी, और इस पर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताया है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे कंसेप्ट और भी बताया। फ्री एनर्जी का कंसेप्ट बताया मैंने आपको, बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट बताया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, डेल्टा जी के बारे में मैंने आपको बताया, कई सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, इसी दौरान मैंने आपको एक छोटा सा थ्योरी भी पढ़ा दिया था, ट्रांजिएंट स्टेट थ्योरी, अगर आपको याद हो, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। चौथा प्रॉपर्टी के बाद मैंने एक छोटा सा प्रॉपर्टी लिया एंजाइम का, हर एंजाइम का अपना टर्नओवर नंबर होता है। मैंने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम का है। फिर मैंने एक कंसेप्ट बताया, सबसे धांसू कॉन्सेप्ट, केएम कांस्टेंट, जो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी का कांस्टेंट है। ठीक है, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स थ्योरी का, तो वो बताया। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जिसपे कि कोई भी एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के आधी वेलोसिटी को गेन कर लेता है। ये 5 प्रॉपर्टी बताने के बाद एंजाइम की प्रॉपर्टीज खत्म हुई। फिर हमने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। हमने कहा 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंजुगेटेड। सिंपल में केवल प्रोटीन पार्ट है, पेप्सिन ट्रिप्सिन वगैरह जो भी। कंजुगेटेड में प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट के, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 प्रकार का हो सकता है, कोएंजाइम, मेटालाइन और प्रोस्थेटिक ग्रुप, और तीनों का मैंने एग्जांपल भी डिस्कस किया, तीनों में डिफरेंशिएशन भी बताया मैंने। तब जाके हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम खत्म हुआ। फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पहले भी हुआ करते थे, लेकिन 1961 के बाद चीजों को बहुत सुधारा गया, और वो सुधारा किसने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आईयूबी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, नोट्स में ईयर लिख लेना, ईयर मेंशन नहीं है, पूछा जाता है। 1961 में आईयूबी ने बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम के नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रूल को पूरी तरीके से अपडेट किया था। हालांकि अपडेट तो हर साल होता है, लेकिन जो मेजर चेंजेस आए थे 1961 में आए थे। एंजाइम कमीशन, वो एंजाइम कमीशन का ही नाम है आईयूबी, पहले उसको एंजाइम कमीशन कहते थे। ठीक है, मतलब एक्चुअली एंजाइम कमीशन अभी भी है, आईयूबी एक बड़ी इंटरनेशनल कमिटी है, उसका और भी काम है।
उसका आईयूबी का बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कई सारी काम है, एंजाइम से रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है, कई सारी वर्क है आईयूबी की। लेकिन उसमें एक कमीशन है, मतलब कि एक कमिटी है जो एंजाइम से रिलेटेड वर्क करती है, तो एंजाइम कमीशन इज द पार्ट ऑफ आईयूबी, राइट। और एंजाइम कमीशन ने 1961 में रूल बनाया, ठीक है। और उसमें बताया कि क्लासिफिकेशन पहले भी होता था, एंजाइम का क्लासिफिकेशन 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन था, लेकिन 1961 में उसको 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन किया गया, 6 क्लासेस में बताया गया। शॉर्ट में मैंने कहा OTH LIS याद रखिए, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस, सिंथेजेस, उसी को लाइगेजेस भी कहते हैं। ये 6 क्लास बताया गया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन एट नीट लेवल, इतना ही बोलते हैं, बातें और भी कई बेसिस पर ये क्लासेस बने हैं, आप लोग को बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो आप भी यही याद रखो, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कहा नॉमेनक्लेचर 4 डिजिट कोड का होता है। पहला कोड जो 4 डिजिट कोड होता है, उसमें पहला 2 डिजिट होता है वो क्लास को बताता है, दूसरा सब क्लास, तीसरा सब क्लास, चौथा स्पेसिफिक नंबर को बताता है। ये सारी बातें होने के बाद मैंने कहा नॉमेनक्लेचर में जनरल जो नेम लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड के साथ सुफिक्स लगता है एज। फर्स्ट वर्ड सबस्ट्रेट को बताता है कि उस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, और सेकंड वर्ड बताता है कि उसका टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। एग्जांपल से मैंने बताया था, पाइरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, पाइरुवेट सबस्ट्रेट है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, एज सुफिक्स है। फिर मैंने एक एक करके सारे क्लास के एंजाइम को डिस्कस किया, और इसके साथ मैंने वहां पे आपको कई सारे फंडा दिया, जैसे काइनेज से रिलेटेड मैंने आपको 3 फंडा दिया, ट्रांस जिस भी एंजाइम के आगे बढ़ा जाए उससे रिलेटेड 2 फंडा दिया। मैंने आपको हाइड्रोलाइजेस एंजाइम एक फंडा दिया, डायरेक्शन समय होना हो, हाइड्रोलाइसिस समय होगा, कारण भी बताया, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। ये तमाम बातें करने के बाद आपको एंजाइम का एक अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। अब आज समय आ गया है कि ये जो एंजाइम के बारे में हमने अब तक कितना पढ़ा है, उस एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन स्टडी करें। इतनी बातें मैंने अब तक पढ़ाया है, अब आज हमें मोड ऑफ एक्शन स्टडी करना है। अभी मॉर्निंग वाले सेक्शन में हम पूरा मोड ऑफ एक्शन स्टडी करेंगे, और इवनिंग वाले सेक्शन में हम एंजाइम का इनहिबिशन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंजाइम इनहिबिशन इंपॉर्टेंट चीज है, खराब चीज नहीं है वो, ठीक है। तो अभी के टॉपिक में हमारा पढ़ना है क्या, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को समझाने के लिए 3 थ्योरी प्रपोज की गई है। थ्योरी तो बहुत सारे प्रपोज किए गए हैं, लेकिन 3 थ्योरी ऐसे हैं जिनको, उस तीनों थ्योरी को पढ़ के आप पूरी तरीके से एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन को समझ सकते हो। कोई बच्चा ये ना माने कि इन तीनों में कौन बढ़िया कौन खराब, नहीं, ये नहीं है। तीनों ही थ्योरी को आप पढ़ोगे तब पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। कोई एक थ्योरी सफिशिएंट नहीं है मोड ऑफ एक्शन को समझाने के लिए। ये 3 थ्योरी ऐसी थ्योरी है, अगर इस तीनों थ्योरी का जानकारी आपको हो तो मोड ऑफ एक्शन आप पूरी तरीके से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसी में पहला थ्योरी जो है एंजाइम मोड ऑफ एक्शन को समझाने के लिए, उसका नाम है की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी। अतिक लैग कर रहा है क्या? सर राजेश्वरी तुम्हारा नेटवर्क खराब है, लैग कर रहा होता तो अतिक को भी करता। उसी में पहला थ्योरी है की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी, ठीक है। ये दिया था इमिल फिशर साहब ने। किसने दिया था? ये भी नाम याद रखना, इमिल फिशर। इमिल फिशर, ठीक है। दूसरा थ्योरी है की लॉक थ्योरी के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और इसको देने वाले थे वही वही माइकलिस मेंटन। माइकलिस मेंटन ने दिया था, ठीक है। और तीसरा थ्योरी है इंड्यूस्ड फीड थ्योरी। क्या इंड्यूस्ड फीड थ्योरी की बातें पहले भी की जा चुकी है? इंड्यूस्ड फीड थ्योरी, और इंड्यूस्ड फीड थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे कॉसलैंड। तीनों का नाम याद रख लेना, पूछा जाता है। कॉसलैंड साहब ने दिया था, ठीक है। तो पहली बात तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को समझाने के लिए सबसे बढ़िया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सबसे बेकार की लॉक थ्योरी, उससे बढ़िया इंड्यूस्ड फीड, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तीनों ही थ्योरी मिलके आपको कंप्लीट एक्शन समझा पाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि तीनों थ्योरी अलग अलग समय में दिया गया है, और वो मोड ऑफ एक्शन को समझाने के लिए पर्टिकुलर बातें की गई है। लेकिन आज की डेट में अगर कोई एक बायोकेमिस्ट्री का इंसान इस तीनों थ्योरी को पढ़ ले तो वो मोड ऑफ एक्शन को कंप्लीटली समझ सकता है, ये कहने का मतलब।
ऐसा नहीं कहोगे कि कीलॉग थ्योरी अकेले सफिशिएंट, नहीं, वो एक पर्टिकुलर थिंग्स को समझाएगा, देन ये एक पर्टिकुलर थिंग्स को समझाएगा, ये पर्टिकुलर थिंग्स को समझाएगा, तीनों मिलकर कंप्लीट मोड ऑफ एक्शन को समझा देगा। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीलॉग थ्योरी। की का मतलब आप जानते हैं चाबी, जैसे मान लो कि ये चाबी, ठीक है, ये चाबी है। और लॉक का मतलब जानते हो आप, ताला। ठीक है, अब क्या है, आपको पता होगा कि अपने घरों में जो ताला और चाबी होता है, हर ताले का अपना चाबी होता है और हर चाबी का अपना ताला होता है, दोनों ही मत है। हाँ, कभी कभी ताले से भी गलती होती है, कभी कभार चाबी से भी गलती होती है, कोई चाबी दूसरे ताला को भी जाके खोल देता है, और कभी कभार ये ताला दूसरे चाबी से भी खुल जाता है, लेकिन वो रेयर केसेस है और वो हानिकारक चीज है। लेकिन बाय रूल मेजोरिटी केसेस में हर ताले का अपना चाबी है, स्पेसिफिक है, और हर चाबी का अपना ताला है। इसी तरीके से एमिल फिशर साहब ने कहा कि हम इंजाइम और सबस्ट्रेट में हम की को मान रहे हैं कि की कौन है, सबस्ट्रेट, की कौन है, सबस्ट्रेट, और लॉक कौन है, इंजाइम। इंजाइम में भी कौन, एक्टिव साइट। इंजाइम, अच्छा ये जो छदवा है क्या, एक्टिव साइट है, तो इंजाइम क्या हो गया, लॉक। कहते हैं कि जिस तरीके से ये ताला तब तक बंद रहेगा जब तक इसमें ये चाबी ना लगे, समझ रहे हैं, ये ताला तब तक बंद रहेगा जब तक इसमें चाबी ना लगे, जैसे इसमें चाबी लगेगी ये ताला खुल जाएगा और ये ताला अपना काम कर रहा होगा, मतलब ताला खुल जाएगा, राइट। फिर जब इससे चाबी निकाल लेंगे तो वो ताला लॉक हो जाएगा। चाबी निकालने से पहले उसको घुमा देना, घुमा के निकालना प्रॉपर्ली, तो ताला लॉक हो जाएगा। वो इसी तरीके से कहते हैं कि कोई भी एंजाइम है, वो एंजाइम तब तक एक्टिव नहीं है, तब तक वर्किंग नहीं है जब तक उसमें सबस्ट्रेट बाइंड ना किया हो, वो तब तक इनएक्टिव। जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और वर्क करने लगेगा। फिर जैसे ही उस एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट रिलीज होगा तो एंजाइम फिर से इनएक्टिव हो जाएगा। एक तो कंपैरिजन ये हुआ कीलॉग मैकेनिज्म से। दूसरा कंपैरिजन ये होगा कि जैसे हर ताले का अपना चाबी और हर चाबी का अपना ताला, ऐसे ही हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है खास, और हर सबस्ट्रेट का अपना एंजाइम होता है खास। और ये सबस्ट्रेट और एंजाइम की स्पेसिफिसिटी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट नहीं है। की लॉक से कंपेयर किया जा रहा है तो आप उसको कॉन्फ़िगरेशन से मत कंपेयर करना, आप की और लॉक के स्पेसिफिसिटी से कंपेयर करना, ना कि कॉन्फ़िगरेशन से। क्योंकि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी अपने एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं दिखाता है, पहले भी बता रखा हूं। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिसिटी ड्यू टू स्पेशल अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ एक्टिव साइट की वजह से दिखाता है, और इसी वजह से सबस्ट्रेट का भी एटम किसी पर्टिकुलर एंजाइम के ही एक्टिव साइट के साथ स्पेसिफिसिटी दिखाता है केमिकल बॉन्डिंग के इंटरेक्शंस के लिए। दिस इज कीलॉग थ्योरी। बोलो, जैसे डब्बा डब्बी बनाते हैं लोग वाग कि ये एंजाइम है ना, पहले भी बताया था मैंने आपको, ये एंजाइम है और दो सबस्ट्रेट है, एक ये है और एक ये है, कहते हैं ये वाला यहाँ बाइंड कर जाएगा, ये वाला यहाँ नहीं करेगा। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बातें सही है, मान लिया, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये नहीं है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच करता है। बकवास, वाहियात, नॉनसेंस। डायग्रामेटिक के लिए चीजें सही है, मैं भी बनाऊंगा अपने डायग्राम में, मैं भी बनाया हूं नोट्स में, मगर मेरा थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी में अगर कहीं लिखा मिल जाए कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, फाड़ देना कॉपी, उस दिन जला देना कॉपी। रियल कंसेप्ट ये है कि अमीनो एसिड सीक्वेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, डायग्रामेटिकली तो दिखाऊंगा ना यार चीजों को, डायग्रामेटिक तो हम दिखा सकते हैं ना रिप्रेजेंटेशन के लिए। जब थ्योरी पढ़ोगे तब आपको रियलिटी पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कीलॉग थ्योरी। आई थिंक आपको कीलॉग थ्योरी समझ में आ गया होगा। पहले कीलॉग थ्योरी के कंटेंट को मैं एक बार बस आपको यहाँ पे एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ, देख लो। कीलॉग थ्योरी है क्या है, कीलॉग थ्योरी है, और देख लो तीनों ही बातें लिखी हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। तीन थ्योरी है, तीनों किसने दी, अच्छा लास्ट वाला जो थ्योरी इंड्यूस्ड फीड थ्योरी, उसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन भी कहते हैं।
सबसे लेटेस्ट में वही दिया गया इसलिए, ठीक है। वो डायग्राम जो मैंने बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है, जो रीजन मैंने बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है, आप घर पे पढ़ लेना, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या कहता है, सुनना ध्यान से। ये एक नई बातें करता है और ये बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें करता है। मैंने कहा ना, माइकलिस मेंटेन साहब बायोकेमिस्ट्री के बहुत बड़े आदमी है। जैसे जेनेटिक्स में मेंडल है ना, वैसे बायोकेमिस्ट्री में माइकलिस मेंटेन है, बहुत बड़े आदमी है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में न्यूटन है ना, वैसे बायोकेमिस्ट्री में माइकलिस मेंटेन है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं माइकलिस मेंटेन अपने थ्योरी में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ना थ्योरी के नाम से पता चल रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा उससे रिलेटेड कोई बातें होगी। तो ये कहते हैं कि कोई भी एंजाइम है, मान लो ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, दोनों ने क्या किया, अपना बाइंडिंग किया, तो दोनों के बाइंडिंग के बाद बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बट आपको पता है ना कि इस दौरान सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा होगा तो उस दौरान ट्रांजिएंट स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा होगा। हेलो, सबस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता यार, डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांजिएंट स्टेट में होगा। और इस दौरान एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, ये स्टेप रिवर्सिबल है, ये स्टेप रिवर्सिबल है, ये स्टेप रिवर्सिबल है। यही बताते हैं माइकलिस मेंटन कि सबस्ट्रेट और एंजाइम से लेकर मिलाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने तक की स्टेप रिवर्सिबल है, ये स्टेप रिवर्सिबल है, ठीक है। राजेश्वरी, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो जा सकते हो, रिकॉर्डेड देख लेना, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। अच्छा, क्यों रिवर्सिबल है, पहले इसके आगे का स्टेप देखो। इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद उससे प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम सेपरेट हो जाता है, एंजाइम दोबारा वर्क कर सकता है। बट आगे की ये पूरी स्टेप्स इरिवर्सिबल है। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे सबस्ट्रेट अपने आप में स्टेबल है, प्रोडक्ट अपने आप में स्टेबल है, यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव है अभी, यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव है अब, बट इसके बीच में ये पूरा स्टेप अनस्टेबल है, ट्रांजिएंट स्टेट है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रांजिएंट स्टेट है। लेकिन ये नहीं कहते हैं माइकलिस मेंटन, माइकलिस मेंटन इस पे फोकस करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने तक की ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इसका कंसेप्ट पता है क्या है, आपको मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट को बाहर से फ्री एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये बन पाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, अगर और फ्री एनर्जी इसको नहीं मिला, अभी भी ये ट्रांजिएंट स्टेट है, अगर और फ्री एनर्जी इसको नहीं मिला आगे जाने के लिए, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि पूरा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाया उसको जितना मिलना था, बात बैक हो गया। लेकिन बस थोड़ा सा और चाहिए था, थोड़ा सा और मिल गया, मामला अब आगे बढ़ गया। अब मामला आगे बढ़ गया ना, एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो चुका है और अब तो एनर्जी रिलीज होगा, अब तो एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वहां पे केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी उल्टे। अब तो मामला आगे बढ़ के रहेगा, अब रिवर्सिबिलिटी की कोई चांसेस नहीं है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेप्स टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम। केवल यही स्टेप रिवर्सिबल, यही कहते हैं माइकलिस मेंटन साहब अपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी में। डायग्रामेटिक इसको मैंने नोट्स में दिखाया, आप इसको देख लो एक बार, समझ में आया थ्योरी क्या कहता है। थ्योरी आपको एरो से समझ में आ गया होगा, बाकी डायग्रामेटिक यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख लो, देख लो आप यहाँ पे, एरो को ध्यान से देखना। एंजाइम है, ये रहा उसका एक्टिव साइट जो भी है, ये सबस्ट्रेट है, अभी ये स्टेबल है। फिर बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये ट्रांजिएंट स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है, अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट का मतलब क्या समझते हो, कि अभी सबस्ट्रेट जो यहाँ बाइंड किया, याद करो मैंने कहा था सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के बाद एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, अभी अगला थ्योरी भी वही कहेगा। तो ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और उसी अकॉर्डिंग एक्टिव साइट भी कन्वर्ट हुआ, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनना था, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, क्यों बोलो,
फाइनली क्या हुआ, प्रोडक्ट रिलीज हो गया और एक्टिव साइट फिर से अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। प्रोडक्ट भी स्टेबल है अपने आप में, लेकिन हाँ ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सबसेट। और यहाँ पर पूरी जो थ्योरी की पॉइंट है बस यही पॉइंट है, ठीक है। तो ये था क्या आपका तीसरा थ्योरी, सॉरी दूसरा थ्योरी, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब तीसरा आता है इंड्यूस्ड फीड थ्योरी। इंड्यूस्ड फीड थ्योरी क्या कहता है कि जब भी किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट पर उसका अपना सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था। और ये इससे कहना चाहते हैं क्वेश्चन साहब कि किसी भी एंजाइम का एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट तो बाइंड करेगा तो चेंज होगा, फिर प्रोडक्ट रिलीज होगा तो फिर चेंज होगा, फिर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा फिर चेंज होगा। यानी कि एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक है ही नहीं। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन जब स्टैटिक है ही नहीं तो ये डब्बा इसमें फिट करेगा, ये फिट नहीं करेगा, ये बकवास क्यों कर रहे हो भाई? ये बकवास क्यों कर रहे हो? जब आप खुद ही कह रहे हो कि इंड्यूस्ड फीड थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है एक्शन ऑफ एंजाइम को समझाने के लिए, सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, और यही ये बात कहती है कि एंजाइम की एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक नहीं होती है, डायनेमिक होती है, तो फिर आप डब्बा डुब्बी किस बेसिस पे समझा रहे हो? या तो आप ये गलत पढ़ा रहे हो या तो फिर आप ये गलत पढ़ा रहे हो। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये गलत है और इस दोनों में कौन गलत है, यकीन मानिए आपकी पूरी आधी जिंदगी गलती में निकल गई, आपको एहसास ही नहीं हुआ अब तक पढ़ाते पढ़ाते। भाई साहब या तो ये गलत है तो वो गलत ये है, ये सही है। क्यों? ऐसा देखा गया है कि जब जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसके एक्टिव साइट पे तो होता क्या, समझेगा ध्यान से, डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ, डायग्राम से समझा रहा हूँ, इसी वाले में आ जाओ। मान लो कि ये सबस्ट्रेट है, सुनना ध्यान से, ये एंजाइम है आपके सामने, ओके, और ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट। तो एक्चुअल में सॉरी ये एक्टिव साइट है, सॉरी ये एक्टिव साइट, एक्चुअल में यहाँ जो एक्टिव साइट है वो थोड़ा सा इस टाइप से, मान लो इस टाइप से, ठीक है, ये उसका एक्टिव साइट है, और आपके सामने ये रहा उसका सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, और आप कहते हैं कि ये वाला बाइंड नहीं करेगा, ये वाला कर जाएगा। रीजन आपको पता है, ड्यू टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नॉट ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट। तो फिर इंड्यूस्ड फीड थ्योरी क्या कहता है? इंड्यूस्ड फीड थ्योरी कहता है कि जब ये सबस्ट्रेट यहाँ फिट करेगा, फिट कर गया लो, तो फिट करने के बाद पहली बात तो इस फिटिंग के दौरान इसको दो साइट होते हैं इस एक्टिव साइट पर जो उसको हेल्प करता है। एक ये वाला साइट, सुना ध्यान से, एक ये लाल वाला साइट, और एक पूरा ये बैगनी वाला साइट, सुनना ध्यान से, मतलब ग्रुप नॉट साइट। इस ग्रुप को कहते हैं बटरेसिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? बटरेसिंग ग्रुप। और इस पूरे ग्रुप को, जो यहाँ पे भी एटम है, इस पूरे को बोलते हैं कैटालिटिक ग्रुप। इस दौरान जब ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर रहा था तो बाइंडिंग में हेल्प किया बटरेसिंग ग्रुप ने। बाइंड कर जाने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, तो बस हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब ये कैटालिटिक ग्रुप के जो भी एटम्स हैं वही एक्चुअल में इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे सबस्ट्रेट के साथ, और वो बॉन्डिंग करके सबस्ट्रेट के ही स्ट्रक्चर में पहले चेंज लाएंगे। और जो वो खुद बॉन्डिंग कर रहे हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो जब सबस्ट्रेट में चेंज आ रहा है तो एक्टिव साइट में चेंज नहीं आएगा। जब एक्टिव साइट का कैटालिटिक ग्रुप का एटम उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, और उसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके, तो वो खुद भी ना चेंज होगा जो उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है बॉन्डिंग के लिए। नतीजा क्या होगा देखिए, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था अभी, अब ये कन्वर्ट होगा किसमें? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। तो ये देखिए अब क्या हुआ कि ये पूरा एक्टिव साइट कुछ इस प्रकार से बदल गया, सपोज दैट कि वो इस तरीके से बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि यहाँ के जो कैटालिटिक ग्रुप थे उसने इस पूरे सबस्ट्रेट को इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करा दिया बॉन्डिंग करने के बाद। इसका काम खत्म हो चुका, बटरेसिंग ग्रुप का बस काम था बाइंडिंग में हेल्प कराना, अब कैटालिटिक ग्रुप ने काम किया है। तो अब ये सबस्ट्रेट जो था अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अरे बताओ, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पे जिस भी प्रकार के इंटरेक्शन करने थे कैटालिटिक ग्रुप को, वो तो जब सबस्ट्रेट था तभी इंटरेक्शन हो पाया, बॉन्डिंग हुआ, और वो वीक फोर्सेस थे। और मुझे बताओ
जब वो इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया तो क्या अब वो सबस्ट्रेट रहा? नहीं रहा। अब तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका है। अब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाने के बाद इस दौरान आप देख पा रहे होगे कि एंजाइम के एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है आफ्टर द बाइंडिंग। और बदल जाने के बाद अब वो प्रोडक्ट वहां पे फिट नहीं रह पाएगा, वो वहां से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाएगा, वहां पे वो फिट नहीं रह पाएगा। चेंज हुआ एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन, बट अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट हुआ था। और जब वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट खुद वहां से रिलीज हो जाएगा। प्रोडक्ट रिलीज, और ये चाह भी रहा था क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था एंजाइम को। प्रोडक्ट रिलीज हो गया और एंजाइम अपने कॉन्फ़िगरेशन को अगेन रीगेन कर लिया। ये दोनों अलग अलग हो गया। और इस दौरान जो ये वाला स्टेप था, कौन सा? फर्स्ट स्टेप, यहाँ जो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिला बना, ये रिवर्सिबल था। जैसे इससे मामला यहाँ तक पहुंचा, कैटालिटिक ग्रुप ने रिएक्शन कराया, उसके बाद पूरा मामला रिवर्सिबल हो गया, सॉरी इरिवर्सिबल हो गया। ये रिवर्सिबल था और ये दोनों इरिवर्सिबल है। तो इससे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, इसको समझो। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये भी कहती है कि एक्टिव साइट के पास दो ग्रुप होते हैं, बटरेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप। बटरेसिंग ग्रुप बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट में हेल्प करता है और कैटालिटिक ग्रुप कैटालिसिस ऑफ सबस्ट्रेट में हेल्प करता है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और जब ये कैटालिटिक ग्रुप सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहा होता है तो सबस्ट्रेट का तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता ही है, और चूंकि अब यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है, फिट हो चुका है, तो अब एक्टिव साइट का भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। एंड देन आफ्टर दैट प्रोडक्ट रिलीज, और फिर एक्टिव साइट अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। यानी कि एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। दिस इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब समझ में इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहता है। ये अब आप देखो कि एंजाइम के एक्शन को समझने के लिए क्या कोई एक थ्योरी सफिशिएंट है? नहीं। देखो कैसे, ये वाला यहाँ बाइंड करेगा और ये वाला नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा। ये कौन सा थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है बताओ? कीलॉग थ्योरी। एंड दिस इज ड्यू टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ एक्टिव साइट, राइट। दूसरा देखो, बाइंड किया, उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने तक की प्रोसेस रिवर्सिबल, उसके बाद पूरा इरिवर्सिबल। ये किस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है? दूसरा वाला सर, एंजाइम सबस्ट्रेट, हाँ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब ये बन जाने के बाद जब बाइंड हुआ, बटरेंस ग्रुप ने बाइंड करा दिया, अब सबस्ट्रेट में भी चेंज आएगा कॉन्फ़िगरेशन में और एक्टिव साइट में भी आएगा। मतलब एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, चेंजेबल है। ये किस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसीलिए मैंने कहा था कोई एक थ्योरी सफिशिएंट नहीं है एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन को समझाने के लिए। इस तरीके से एंजाइम वर्क करता है। दिस इज ऑल अबाउट मोड ऑफ। अब क्या है कि जितनी बातें मैंने कहा अभी, यहाँ आपके सामने जो डायग्राम है, इन पूरी बातों को एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट में लिखा है। और वो कहा है कि देखो, जब ये एंजाइम दोबारा फ्री हो जाएगा तो इस पे अगेन क्या हो सकता है? सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, यानी कि साइकिल इस तरीके से फिर से चल सकता है। वो इसको कहता है कैटालिटिक साइकिल। समझ में आ रहा है? और इस कैटालिटिक साइकिल में यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। लेकिन एंजाइम जैसे ऐड हुआ था वैसे रिकवर होकर फिर दोबारा ऐड होता है, लेकिन सबस्ट्रेट दोबारा रिकवर नहीं होता है, सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं कैटालिटिक साइकिल। और एनसीईआरटी ने इन बातों को 4 पॉइंट में लिखा है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आपके नोट्स में भी है। 4 पॉइंट में लिखा है। कैसे? तो ऐसे देखो, एनसीईआरटी की पॉइंट ये है, देखो, the catalytic cycle of an enzyme action can be described in following step। 4 स्टेप, 1 2 3 4, वही है जो मैंने पढ़ाया है। फर्स्ट, the substrate binds to the site of enzyme। अब किस साइट पे? फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में फिट किया। बोलो, पहला स्टेप दिख रहा है? अच्छा, मुझे बताओ इसी दौरान कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल है? इस फर्स्ट पॉइंट के दौरान कीलॉग थ्योरी। और उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ द एक्टिव साइट। अब क्या हुआ? अच्छा बताओ, बाइंडिंग में कौन सा ग्रुप हेल्प किया होगा? बटरेसिंग ग्रुप। अब क्या होगा? अब बस वही उसको कन्वर्ट करना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। तो अब क्या होगा? द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। कौन से शेप? एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट करना।
फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जैसी बात है ना, वो पूरा बाइंड कर गया, तो अब कैटालिटिक ग्रुप उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, पूरी तरीके से फिट कर दो और उसको फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर देखो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब काफी क्लोज हो गया एक्टिव साइट किसके, ऑफ द सबस्ट्रेट, ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। इतनी अच्छे तरीके से फिट हो गया कि अब सबस्ट्रेट के ही केमिकल बॉन्ड को तोड़ तोड़ के उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने लगा। एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फाउंड, क्योंकि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया बाइंडिंग के बाद, उसके बाद सबस्ट्रेट में चेंज लाने लगा बॉन्ड तोड़ तोड़ के, तो फिर बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बोलो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का चर्चा आ गया खुद एनसीईआरटी में। अब क्या होगा, एंजाइम रिलीजेस प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम, अब फ्री हो गया एंजाइम, is ready to bind another molecule of substrate and run through the catalytic cycle once again। क्या यहाँ पे वही बातें लिखी है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया? बोलो वही बातें लिखी है? इधर देखो, इधर क्या वही बातें लिखी है यहाँ पे? हाँ कहाँ ध्यान है भाई, इधर देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तो ये देखो, ये चारों पॉइंट भाई देखो, इधर पढ़ा रहे हैं तो ध्यान इधर दो, ठीक है? ये चारों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ सर क्लियर। अब ये देखो इंड्यूस फीड थ्योरी, अब जाके लिखा इंड्यूस फीड थ्योरी। हालांकि ये पॉइंट को एक्चुअली बाद में लिखना था, इंड्यूस फीड थ्योरी के बाद में मैं बोला था लिखने के लिए, लेकिन बच्चों ने यहीं पे लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा। और इंड्यूस फीड थ्योरी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बट रेसिंग ग्रुप तक का बात यहाँ तक। तो अब आप क्या करो, यहाँ तक का सारा पॉइंट पढ़ो, देन मैं अगला मीटिंग क्रिएट करता हूँ और अगले मीटिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा एलोस्टेरिक एंजाइम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। चलो यहाँ तक जल्दी पढ़ो।